हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हमारा 20 जनवरी हो चुका है ना। आप भले ये वीडियो हो सकता है एक साल बाद देखें, 2027 में देखें। तो 2026 के लिए जो डेट है बोर्ड का एग्ज़ाम का, वो है आपका 2 फरवरी। तो 20 से आज तो 20 ख़त्म होने वाला है। तो आज 20 ख़त्म, रात हो रही है, अभी 11 के करीब बज रहा है। तो ये आपका 20 तारीख है और उसके बाद तो आपके पास और 9 से 10 दिन का टाइम है। अभी भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर आप इस 9 से 10 दिन में 45 पेपर सॉल्व कर लो। क्या? 45 पेपर हर सब्जेक्ट का मिला के 7 सब्जेक्ट है, 7 छक 42, हर पेपर का 6 पेपर सॉल्व कर लो। मतलब हर सब्जेक्ट का 6 पेपर सॉल्व कर लो तो आपका 42 पेपर हो जाएगा। 3 पेपर कोई भी 3 कर लेना जो आपको टफ लगे ज़्यादा। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो इससे आपका डेफिनेटली 10 दिन का रिजल्ट आपका, अगर आप बहुत ही लोअर हो, बहुत वीक हो, बहुत कमजोर हो, तो आपको आराम से ये 40 से 50% के बीच में ला देगा, बहुत ही आराम से, अगर आप चाहो तो। और अगर आप नहीं चाहोगे भाई, तो सिंपल सी बात है, जो नहीं चाहता है, जो खुद नहीं चाहता है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार चाह लो तो हो जाएगा। और आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूं ही। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक बच्चे ने मुझे बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1 द्विघात समीकरण के ऊपर में कुछ एक कॉम्प्लेक्स सम्स बताने। क्लास 10 के लेवल में उतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, बस आपका अगर बेस और पूरा चैप्टर क्लियर है तो वो सब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, मैंने ढूंढ ढांड के लाया है इधर उधर से। और मैं कह सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बोर्ड में आएगा। बोर्ड टाइप का ही क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, ठीक है। और एक बात कंफर्म सुन लो भाई, कॉम्प्लेक्स बोलकर इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है ना, बुक के जितने सम्स है उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, जितने सम्स है हर एक कॉन्सेप्ट को। बाकी आपका जो पेपर है आपके हाथ में होगा फिर। तो ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² = x के मूलों की संख्या बताएं। यहां पे मूलों की संख्या बताना है तो हम लोगों को सबसे पहले करना है, ये तो लिखा मैंने, फिर इसको इधर ले आया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली है, तो उतना सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं। यहां पे हम लोगों ने x कॉमन ले लिया तो बचा x - 1 = 0। x तो कोई नंबर नहीं है, तो x पॉसिबल है कि ये 0 हो सकता है। आइदर ये होगा या, और x - 1 = 0 तो x = 1, यानी कि x के 2 वैल्यूज होते हैं। आपको अगर ये समझ में ना आए तो एक बात ध्यान में रखना कि भाई जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो रूट्स होते हैं, उसमें जो रूट्स मूल, उसमें मूलों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। हमेशा याद रखना, प्लस माइनस या तो प्लस प्लस, प्लस माइनस या तो प्लस प्लस। तो देखो 2 आ गए ना, तो आंसर कितना होगा? संख्या 2 होंगे, ठीक है। एक 0 और एक 1, तो 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या बोल रहा है, यदि समीकरण x² - x = k2x - 1 में 2 मूलों का योगफल 2 दिया हुआ है। 2 मूलों का योगफल, आपको पता है मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। तो यहां पे सबसे पहले तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वो तो है नहीं हमारे पास, है ना, वो तो नहीं है हमारे पास। तो द्विघात समीकरण तैयार करना होगा। तो हम लोग द्विघात समीकरण तैयार कर लेंगे। सबसे पहले यहां से x² - x, मैं डायरेक्टली इन लोगों को इधर ले आता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2kx। अब बोलोगे ये माइनस कैसे हुआ, तो ये इंटू होता, इधर पे 2kx होता, तो मैं इधर ले आया, माइनस हो गया। अब इधर ये -k होता, इधर आके +k = 0। हमको तो द्विघात समीकरण बनाना है, तो ये तो रहेगा ही। अब देखो c क्या है? c मतलब कांस्टेंट, स्थिरांक। तो c के लिए k आया है यहाँ पे। अब इन दोनों से x कॉमन ले लो भाई, तो ये हो जाएगा, -x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 + 2k + k = 0। अब ध्यान से देखो, ये द्विघात समीकरण बन गया, पूरा का पूरा ये क्या बन गया है? द्विघात समीकरण बन गया है। x²
ये x यहाँ पे रहता था, मैंने यहाँ लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के। अब बोल रहा है कि दो मूलों का योगफल 2 दिया हुआ है, तो मूल मान लेते हैं, मूल जो है अल्फा एंड बीटा, मूल क्या मान लिया हमने, अल्फा एंड बीटा। तो इन लोगों का एडिशन अल्फा प्लस बीटा होता क्या है भाई, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 के, तो ऑलरेडी एक माइनस है यहां, और इसका वैल्यू, इन दोनों का योगफल का वैल्यू दिया हुआ है 2, इन दोनों का योगफल का वैल्यू दिया हुआ है 2। अच्छा, माइनस बी मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के, सिर्फ। अब बोलोगे ये माइनस कहां गया, तो ये माइनस और ये माइनस इंटू हो गया, प्लस हो गया, बाई ए यहां पर कितना है 1, तो ये हो गया 1। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 के, ठीक है, 2 के इधर ही रहने देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, माइनस 1 इधर आके माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 के, तो k इज इक्वल टू 1/2, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, k का वैल्यू इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 66। देखो भाई, आप लोगों ने क्लास 6 से लेके 9 तक जितना पढ़ा है, कोई भी तरीके का सवाल दिया जा सकता है, सवाल द्विघात समीकरण से ही रहेगा, बट उसमें कुछ और भी डाला जा सकता है। द्विघात समीकरण का ही सवाल को इधर से करके दिया जा सकता है। जैसे यहां पे देखो क्या है, यहां पे अनुपात, आप लोगों ने कभी सोचा था या अनुपात द्विघात समीकरण में निकालना पड़ सकता है? देखो, द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 27 इज इक्वल टू 0 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल का अनुपात निकालें। समीकरण क्या है भाई, समीकरण मैं डायरेक्टली करता हूं, अच्छा चलो लिख ही देता हूं, 7x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग s बना देते हैं, s मतलब समीशन है ना, s मतलब समीशन, ठीक है, ये 1, तो ये कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, इंटू करना, गुणनफल निकालना, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा c बाई ए। हम लोगों को क्या बोला है, s रेशियो p निकालने, सिंस s रेशियो p, s कितना भाई, माइनस बी बाई ए, रेशियो c बाई ए, ठीक है, तो a से a कट गया, माइनस b, और माइनस जो b बचा है उसका वैल्यू 66, माइनस 66, ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 66, रेशियो c कितना है भाई 27, तो 3 से दोनों कटेंगे ना, 3 से दोनों कटेंगे, ये 33 और ये 9 अभी भी कटेगा, हाँ 11 और ये 3, तो आंसर कितना आएगा भाई 11 रेशियो 3। कभी सोचा था ऐसा भी समझा सकता है? नहीं, देख लो, है ना। तो 11 से 6 बार में, 3 से 33 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3, ठीक है, 11 से 6 बार में, 6 से 3 से 6 बार, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले मैंने 3 से 33 का, ओ तेरी 22 होगा, मैं सोच रहा हूं क्या हो गया, अलग क्यों आ रहा है, 22 होगा ना, 3 से 22 और 3 से 99, तो अब तो कटेगा नहीं, आंसर होगा 22:9। देखो भाई, ये सिली मिस्टेक है, ये सिली मिस्टेक मुझसे हो गई, सॉरी। बोर्ड में तो आप कोई गुंजाइश नहीं है करने की, ठीक है, आप बोलोगे कि आपसे हो सकता है तो मुझसे क्यों नहीं, तो भाई देखो, अभी मैं कर रहा था, ठीक है, अचानक से मुझे 33 लिखा गया और मैं लिख दिया, 33 दिमाग में आ गया, तो बोर्ड में प्लीज ये सब मत करना, मेरा एग्जाम्पल मत लेना कि मैं कर सकता हूं, मैं कहा तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, वो गलती थोड़ा मोड़ा हो जाता है, बट आपको बहुत केयरफुली रखना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करते वक्त गलतियां हो सकती है, बट जब एग्जाम देना हो तो गलतियां करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे बोल रहा है कि सॉल्व करें, सॉल्व जहां पे भी बोलेगा हल करें,
या सॉल्व करें तो वहां पे हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल चर राशि का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हैं, या एक और तरीका है, हम लोग इसको, ये एग्जाम्पल का सम्स है, ये भाई एग्जाम्पल का सम्स है, और ऐसा सेम सम्स एक्सरसाइज में भी है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि प्रैक्टिस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों से करो, प्रैक्टिस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों से करो। पर बहुत सारे बच्चे, मतलब 90% तो बच्चे बात ही नहीं सुनते हैं, लास्ट में बोर्ड के वक्त जाके नाना गाना, नानी और दादा दादी सब याद आ जाते हैं। अभी देखो जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उन लोगों को मैं शुरुआत से बोलता था कि बुक रीड किया करो, बुक रीड किया करो। आपको पता है बुक रीड करना कितना फायदेमंद होता है? अगर मैं बताता हूं, क्लास 10 में जब मैं पढ़ाई करता था तो मतलब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट था, ठीक है, वो मुझे नहीं समझ में आता था। बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स बिल्कुल उतना समझ में नहीं आता था, पर मेरे दिमाग में कहीं ये चलता था कि मैं चलो कम से कम बुक ही रीड मार लेता हूं। मैंने पूरा साल भर बुक रीड मारा, पूरा साल भर बायोलॉजी का बुक रीड मारा। और वैसे मैं फिजिकल साइंस का ट्यूशन पकड़ रखा था, तो वो बात अलग था। मैंने साइंस, लाइफ साइंस वहां पे नहीं पढ़ाया जाता था, तो लाइफ साइंस का बुक रीड मारा मैंने, बहुत रीड मारा। एक एक चैप्टर को 4-4, 5-5 बार मारा होगा मैंने, इतना तो मैं कॉन्फिडेंसली कह सकता हूं। लास्ट मोमेंट पे फिर मेरी जो स्कूल की टीचर थी, तो उन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। सेंटअप के बाद उन्होंने, मतलब साल भर वो नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी किसी काम से। तो होता क्या है कि साल भर मैंने बायोलॉजी पढ़ा नहीं, स्कूल में भी पढ़ाया नहीं गया था। अब वो आई तो मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे तो बायोलॉजी आता नहीं है और मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा तो कुछ भी बायोलॉजी नहीं हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टेंशन मत लो शंकर, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। और उन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर पूरा 5 चैप्टर खत्म करवा दिया। खत्म करवाने के बाद, और मैं तो ऑलरेडी 4-4, 5-5 बार बुक रीड मारा था, और उन्हीं के बदौलत उन्होंने जैसे जैसे मुझे करने को कहा उस 1 महीने के अंदर मैंने वैसे वैसे किया भी, और मेरा बायोलॉजी में जो मार्क्स था वो इतना था। बाकी मैथ और जो फिजिकल साइंस था वो बहुत ही वीक था, मैं वो कवर नहीं किया। मैंने तो उसमें भी कोशिश किया बहुत, पर बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। अचानक से मैं ट्यूशन पकड़ा तो मेरा नहीं हो पाया। बट ये क्या हुआ ना, मतलब ये हो गया। मैं फिजिकल साइंस का जो बुक था उसको भी रीड मारा बहुत सारे, बट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया मैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स खराब हो गए उसमें। बट ये मैंने जैसे जैसे टीचर ने कहा मैंने किया, और एग्जैक्ट मेरा 82 आया। तो भाई सिंपल सा मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई आपसे छोटा है तो उसको बुक रीड करने के लिए जरूर बोले। ये बुक रीड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बुक रीड करते हो ना तो आपका जो हर एक चैप्टर का हर एक लाइन जो है वो दिमाग में घुसता चला जाता है और वो समझ आता है आपको लाइन बाय लाइन। और मैंने वही किया, इसीलिए कहता हूं भाई बुक रीड मारा करो। बुक रीड मारना बहुत जरूरी है। 1-2 राइटर का तो बुक ऐसे ही खत्म कर डालो, ठीक है। आप बोर्ड देने जा रहे हो तो मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, बट बुक रीड मारा करो। मैं सोचा इतना बोल लिया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। एग्जाम्पल वगैरह भी सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं x-3/x+3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अल्फा इज इक्वल टू x-3/x+3 है, अब मैं क्या करता हूं, अल्फा के नीचे 1 है, वो अल्फा के नीचे 1 है, मैं इस 1 को ऊपर भेज देता हूं और अल्फा को नीचे ले आता हूं। भाई बायां साइड अगर चेंज हुआ, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे अगर बायां साइड चेंज हुआ तो दायां साइड भी चेंज होगा। मतलब ये ऊपर जाएगा इस बार और ये नीचे आएगा। देखो तो ये तो यहां पे था, ये कहां है, ये यहां है ना। देखो यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं अल्फा प्लस, इसके नीचे लिखना, मेरे जगह नहीं है बल्कि मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, सवाल सही है ना, माइनस प्लस, हाँ ठीक है, सवाल सही है। तो 1/अल्फा हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू क्या है, 1/अल्फा है, प्लस 7×42 = 48, 48/7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस, अच्छा 7 भी आएगा,
ठीक है, 7 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 7 अल्फा से मतलब 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये टोटली इतना ही आएगा और इतना इंटू इतना अल्फा इंटू 7 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा से अल्फा कटा 7 बचा प्लस 7 से 7 कटा अल्फा बचा 48 अल्फा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, बचा 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 48 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये 49 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 49 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। आ गया, तो 7 अल्फा कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा अल्फा प्लस 7, यहां पे -1 कॉमन ले लेते हैं अल्फा प्लस 7। अब ये दोनों कॉमन, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस 7 और 7 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों के पास चर राशि है, तो यहां पे या तो अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0 या फिर 7 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अल्फा यहां पे -7 आ जाएगा, है ना, और यहां से अल्फा जो है 1/7 आ जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, है ना, तो अल्फा का वैल्यू लिखेंगे, अल्फा का मान लौटाने पर, है ना, तो अल्फा का मान लौटा दो, क्या है भाई, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -7। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -7x माइनस 21 इज इक्वल टू x माइनस 3। देखो -7x ये इधर आएगा -x, तो -8x, ये -3 उधर जाएगा +21, तो 21 माइनस 3 कितना होगा 18। ठीक है, तो 18 2 टाइम्स में 4, 2 टाइम्स में 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू -9/4। ये रहा हमारा पहला आंसर। और दूसरा जो है आप लोग खुद से निकालोगे, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक है, अब आते हैं, कोई डाउट है इसमें, तो आप तो लाइव है नहीं, हो नहीं तो मैं बताऊं कैसे, कमेंट कर लेना, अगर कोई डाउट रहा तो पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपीस कम करने से 30 रुपए में 3 कलमें अधिक मिलती है। ठीक है, एक दर्जन कलम का दाम जितना रुपया होता है। अब हम क्या करते हैं, उस एक दर्जन कलम का दाम जितना होता है उसमें से 6 रुपया कम कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि एक दर्जन कलम का दाम 40 रुपया था, कितना था 40 रुपया, तो उसमें से 6 रुपया अब प्रति दर्जन कलम का दाम कम कर दो, यानी क्या हो गया 34 रुपया, 34। तो जो 34 रुपीस हुआ, तो देखो 40 रुपए में तो 12 कलम मिल रहा था, अब 34 रुपीस कर दे तो ज्यादा कलम मिलेगा, 3 ज्यादा कलमें मिल रही हैं। 12 कलम का दाम कितना 40, 12 कलम का दाम 40, अब अगर 12 कलम का दाम 34 कर दे तो 40 रुपए में कितना मिलेगा, यहां पे बोल रहे 3 ज्यादा मिलता है। अब कैसे हुआ ये मत समझो, मेरा वाला एग्जाम्पल है, ये मेरा क्या है एग्जाम्पल है, मैं एक्यूरेट सवाल नहीं बताया, एग्जाम्पल बताया। तो 3 रुपया 3 कलम ज्यादा मिलता था, तो वो कितना रुपया था, टोटल 30 रुपया है। ठीक है, तो करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे भाई, मानना सबसे बड़ी बात होती है, मानेंगे क्या, प्रति दर्जन मूल्य। तो मानते हैं कि एक दर्जन कलम का दाम x रुपया है। कहने का मतलब x रुपए में एक दर्जन यानी कि 12 कलम मिलता है, है ना। अगर x रुपए में 12 कलम मिलता है तो 1 रुपया में कितना मिलेगा भाई। एक बात बताओ, अगर हम बोले कि 12 रुपए में 48 कलम मिलता है, 12 रुपए में 48 कलम मिलता है, तो बताओ 24 रुपए में कितना कलम मिलेगा। 12 रुपए में
48 कलम मिलता है, तो 24 रुपए में कितना कलम मिलेगा? तो आपको तो सबसे पहले एक कलम का दाम निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक कलम का दाम निकाल रहा हूँ, सॉरी 1 रुपए में निकाल रहा हूँ कि 1 रुपए में कितना मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा भाई? 12/x कलम। अब दाम 6 रुपया कम कर दिया जा रहा है प्रति दर्जन, यानी कि अब x माइनस 6 रुपए में 12 कलम मिल रहा है, कलम मिलता है। सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं ना कि আমি মানে কারেক্ট বলছি তো? বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? যে যদি x টাকায় আমার 12 কলম আমরা পাবো, তাহলে x মাইনাস 6 টাকায় কত কলম পাবো? 12 কলম पाबो। एक बार अब क्या करेंगे, तो 1 रुपए में पता कर लेते हैं। 1 रुपए में 12/x माइनस 6 कलम मिलेगा। तो 30 रुपए में कितना मिलेगा भाई? क्योंकि 30 रुपए ही तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो 30 रुपए में देयरफॉर 30 रुपए में कितना मिलेगा? 12 × 30 बाय x माइनस 6 कलम, x माइनस 6 कलम। अब प्रश्नानुसार आते हैं, ध्यान से। हाँ, प्रश्नानुसार छोड़ देता हूं। देखो सबसे पहले तो दोनों को बराबर कर लेना चाहिए हम लोगों को, है ना। जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो तो द्विघात समीकरण में हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो। 360 बाई में x माइनस 6। अच्छा, यहां भी तो 30 कलम का दाम निकालना था मुझे। यहाँ भी सॉरी 30 रुपए में, तो ये 30 रुपए में ये भी 360 हो जाएगा, है ना, 360। अब देखो यहाँ भी 360 हो जाएगा, यहाँ नहीं निकाला मैंने। तो अब क्या करेंगे, देखो दाम कम करने पे 3 कलम ज्यादा मिल रहा है, दाम कम करने से 3 कलम ज्यादा मिल रहा है, यानी कि इसमें 3 कलम ज्यादा है तो इसमें 3 कलम कम है, बराबर करना पड़ेगा। तो देखो भाई, तुम्हारे पास 10 रुपया है, मेरे पास 13 रुपया है, तुम्हारे पास 10, मेरे पास 13, दोनों को बराबर करना है। क्या करेंगे, या तो तुमको कोई 3 रुपया दे दे बराबर, या तो मैं अपना 3 रुपया हटा दूं, मैं माइनस कर दूं। मैं क्या करूं, अपने से 3 रुपए माइनस कर दूं और तुमको 3 रुपया, या तो तुमको कोई 3 रुपया दे दे। अगर तुम्हें 3 रुपये कोई दे देता है तो मेरा 13 13, और अगर मेरे से कोई 3 रुपया निकाल दे, तुम्हारा 10, मेरा भी 10, तुम्हारा मेरा 10। समझ आया बात? यानी कि इसमें 3 कलम ज्यादा है तो इसमें माइनस कर सकते हैं, और इसमें 3 कलम कम है तो इसमें प्लस कर सकते हैं। तो ये या तो प्लस कर दो या तो इसमें माइनस कर दो। अब आगे की कहानी आप लोग खुद रचोगे, मैं नहीं जा रहा करने। ठीक है, कमेंट करके बता देना, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, और आप लोग खुद से कर लोगे। एलसीएम वगैरह तो लेना आता ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो यहां पे और 3 सम्स कर लेते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही सम्स रखते हैं। अगले पार्ट में फिर से, और मैं अभी लगभग इस चैप्टर को लेकर मैं कम से कम 30-35 सम्स बताऊंगा, 30-35-40 के आसपास बताऊंगा। तो मैं और अगला पार्ट जल्दी ही मतलब ला दूंगा ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये वाला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी सॉल्व ही करना है। एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करना है भाई, देखो जो एक्स वाला टर्म है ना, चर राशि वाला, उसको एक तरफ, और स्थिरांक वाला जो है उसको एक तरफ रख देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू ए बी। एलसीएम ले लूं तो यहाँ हो जाएगा b प्लस a, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लूं, x a प्लस b प्लस एक्स, ये इससे ये कट गया, x बचा, माइनस इससे ये कट गया, ये पूरा बचेगा, a माइनस बी माइनस एक्स। आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ माइनस कैसे आ गया भाई, यहाँ तो प्लस था। तो इस माइनस ने ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी माइनस किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस को वो माइनस कर देता है। जब भी कोई माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे प्लस को माइनस में बदल देते हैं, इसी वजह से ये माइनस हो गए। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, यहां हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी। अब क्या करते हैं भाई, माइनस माइनस दोनों के पास है, -1 कॉमन, a प्लस बी बाय एक्स, a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी बाय ए बी।
अब देखो a प्लस बी और a प्लस बी दोनों डिवाइड में है, ध्यान देना दोनों डिवाइड में है भाई, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे और ऐसे काट सकते हैं, प्लस माइनस में हो तो नहीं काट सकते हैं, प्लस माइनस में हो तो नहीं काट सकते हैं, ये दोनों डिवाइड में है। देखने में लग रहा है ना बीच में बराबर है, इस वजह से इसको मैं यहां लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, इसलिए ये दोनों बराबर में है बट डिवाइड में है। ठीक है, तो यहां पे बचा कितना -1, तो ये हो गया -ab इज इक्वल टू इतना इंटू 1, तो ये हो जाएगा ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, सबको इधर ले आते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, और उसको उधर से फिर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर ax bx, देखो ये दोनों कॉमन आएगा और ये दोनों कॉमन आएगा, हमको किसी भी हाल में सेम लाने की कोशिश करना है। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले लूं, तो x प्लस a बचेगा, यहां से b कॉमन ले लूं तो x प्लस a बचेगा, आ गया। चलो तो यहां से हम लोग क्या करते हैं भाई, x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस a, और प्लस यहां से b कॉमन ले लो तो x प्लस b तो बाहर आ चुका है, a इज इक्वल टू 0। अब फिर ये दोनों कॉमन आ गए, x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू 0, तो इधर x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x प्लस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -a और x इज इक्वल टू -b। ठीक है, अब हम लोग, तो ये रहा हमारा आंसर। ध्यान रखना, कभी भी एमसीक्यू में अगर पूछे कि कोई द्विघात समीकरण टाइप का दे दिया गया है, जैसे मैंने पहले सवाल बताया ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और उसमें पूछे कि अगर तुमसे डायरेक्टली कोई पूछे द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं या कितने रूट्स होते हैं, सिंपल से मुंह पे फेंक के मारना 2, मुंह पे फेंक के मारना 2। ठीक है भाई, देखो हमेशा 2 आ रहे हैं ना, यहां भी 2 आए, पिछले में भी सवाल में जितने सवाल किए हमने 2 आए। द्विघात समीकरण बनाए जब मूल्य -4 और 3 हो, फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्फा, फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा प्लस कर देंगे, सिंस अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 प्लस 3 मतलब -1, अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू 3 -12। देयरफॉर समीकरण क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू -12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0। समझ आया। अगला सवाल, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल है, होमवर्क और कमेंट। मैंने 3 सम्स दिए हैं, उन 3 सम्स का जवाब मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में तो चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। अगर हो जाता है तो आप थंब हो गया डन लिख देना, नहीं हो रहा है तो डाउट लिख देना, हो जाए तो डन, 3 होमवर्क डन, ना हो तो डाउट। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको नोट कर लो और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, चले टाटा।